अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वी द राइडर्स। आज के इस वीडियो सीरीज़ को हम शुरू करने वाले हैं जिसमें हम सुजुकी मोटर कॉरपोरेशंस के हिस्ट्री के रिलेटेड बातें आपको बताते चलेंगे और आपको ये बताएंगे कि कैसे एक कपड़े बनाने वाली कंपनी ने दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट बाइक्स को ईजाद किया। तो चलिए शुरू करते हैं। यामामात्सु जापान एक ऐसा शहर जहाँ पर हर साल बहुत ही कम टूरिस्ट जाते हैं और ये वो शहर है जो टोक्यो सिटी के बहुत ही नज़दीक है और ये जापान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है और बहुत सालों तक ये जापान का सबसे बड़ा या फिर हम कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉथ मेकिंग इंडस्ट्री था ये शहर। और आज ये शहर जो है सुजुकी मोटर कॉरपोरेशंस का घर है और ये शहर की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 6 लाख है और ये पॉपुलेशन जो थी वो 1909 में थी। और यामामात्सु एक ऐसा शहर है जो समंदर के बहुत ही नज़दीक है और ये घर है मिचियो सुजुकी का। मिचियो सुजुकी वो इंसान हैं जिन्होंने सुजुकी मोटर कॉरपोरेशंस को शुरू किया और उसका बुनियाद रखा। जब मिचियो सुजुकी एक बच्चे थे वो अपनी माँ को देखकर अपने गांव के दूसरे औरतों के साथ जो कपड़े बनाती थी उनको देखकर वो बहुत ही तकलीफ़ महसूस करते थे और उन्होंने एक ऐसे मशीन को बनाने का सोचा जो कपड़े बना सके इजीली और वो इसको बनाने में कामयाब भी हो गए। और नाजरीन 1909 वो साल था जिसमें मिचियो सुजुकी ने सुजुकी मोटर कॉरपोरेशंस का बुनियाद रखा। लेकिन सबसे पहले ये कंपनी सिर्फ कपड़े बनाने का काम करती थी और मिचियो सुजुकी ने दुनिया की सबसे पहली लूम मशीन को ईजाद किया जो कपड़े बनाने का काम करती थी और इसको बहुत ही कम टाइम में बना लेती थी। इसके ईजाद के बाद ये मशीन पूरे दुनिया में मशहूर हो गई। And started appreciating things from a different perspective. I had no idea myself. I mean, I thought they made motorcycles and that was it, you know. I could never understand how they got everything organized so it all went together like that. I mean, who organized all that stuff? It's amazing to me how quick they can assemble an engine. तकरीबन 50 साल तक सुजुकी के लूम मशीन्स पूरे दुनिया भर में बेचे गए और इस्तेमाल किए गए कपड़े बनाने के लिए क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में कपड़े बना लेते थे। लेकिन 1951 में सुजुकी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि ये एक ऐसा वक्त था जब दुनिया के सारे ममालिक एक दूसरे से लड़ रहे थे और दुनिया में एक कॉटन शॉर्टेज भी चल रही थी जिसकी वजह से सुजुकी कंपनी को बहुत ही नुकसान हुआ। 1952 में 64 साल की उम्र में मिचियो सुजुकी ने एक नए मैकेनिकल डिवाइस को बनाने का सोचा और उन्होंने अपनी सारी कंपनी को इस काम को सरअंजाम करने के लिए लगा दिया। Industrial company with a lot of smart technology for the time and just a lot of business sense back in the day. Interesting that they were able to morph that loom company and that technology into something that would benefit Japan's population post-war. वर्ल्ड वार्स के बाद जापान को बहुत ही सस्ती ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत थी और मिचियो सुजुकी जापान के अंदर एक ऐसे वाहिद इंजीनियर थे जो उन्होंने ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को बनाने के लिए अपना हाथ बटाया था और उन्होंने एक मोटराइज्ड बाईसाइकिल का ईजाद किया जिसका नाम था पावर फ्री। Built all their loom products themselves and didn't outsource any of that, and it would make sense that they would continue that with their bike business.
पावर प्री बाइसाइकिल के अंदर 3 अलग अलग खसूसियात थी। एक ये थी कि इसको आप मैनुअली चला सकते थे दीगर बाइकों की तरह, और दूसरी ये थी कि इसमें एक छोटा सा इंजन लगा हुआ था, और तीसरी ये थी कि ये अपने इंजन के ज़रिए से आप इसको सिंपली बैठ कर मतलब मैनुअल मोड को इग्नोर करके आप इसको भी चला सकते थे। The two-stroke engine takes over when you need to go up hills or do some distance, and it's interesting to see that part of the market has really kind of stayed the same. I mean, a current Pook moped is kind of just what Suzuki was building back in the day, really, and that's 1952, so that's quite a few years ago. पावर प्री बाइसाइकिल एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी मिचियो सुजुकी के लिए, और हुकूमत जापान ने मिचियो सुजुकी को पैसे दिए ताकि वह मोटरसाइकिलिंग इंजीनियरिंग पढ़ सके और मोटरसाइकिलिंग डेवलपमेंट का काम शुरू कर दे। सुजुकी लूम कंपनी जो थी वो बर्बाद हो गई थी, लेकिन यह शुरुआत थी सुजुकी मोटर कॉरपोरेशंस की। अब सुजुकी कंपनी के हवाले से बात करें, ये कंपनी जो थी अब दुनिया में मशहूर होने लगी थी, और 1953 में उन्होंने एक पावर प्री को फिर बनाया जिसको पावर प्री 2 का नाम दिया गया, और इसमें एक 60 सीसी का इंजन लगा हुआ था जो 2 हॉर्स पावर जनरेट करती थी। पावर प्री 2 को 1 साल बनाने के बाद पावर प्री 2 ने जापान के माउंट फूजी एल क्लाइम रेस को जीता, और माउंट फूजी एल क्लाइम जो थी जापान के अंदर एक बहुत ही ख़ास रोड रेस थी। अब सुजुकी दुनिया भर में मशहूर हो गई थी एक ऐसी कंपनी के नाम से जो रेसिंग बाइक्स बनाती है। DNA of Suzuki is sportiness and race. 1954 में सुजुकी कंपनी ने अपनी पहली मोटरसाइकिल को ईजाद किया जिसको कोलिडा का नाम दिया गया, और 2 साल बाद 1956 में उन्होंने इस डिज़ाइन को फिर से रिट्यून और रिट्यूल्ड किया, जिससे इस डिज़ाइन को बहुत ही ख़ास लुक्स दिए गए। ये वक्त था माउंट ओसामा रोड रेस का। सुजुकी कंपनी के 11 लोग एक लकड़ी के बने हुए घर में माउंट ओसामा के करीब रह रहे थे जो अपने कोलिडा को रेस के लिए तैयार कर रहे थे, और इस वक्त जापान के अंदर 200 से ज़ायद कंपनियां थी जो अपने बाइक्स को लेकर इस रेस में हिस्सा लेने वाले थे, और सुजुकी भी इन 200 कंपनियों में शामिल थी। इस रेस को इसलिए किया गया था ताकि यह साबित हो जाए कि कौन सी कंपनी बेस्ट 2 व्हीलर बाइक को बनाती है। ये रेस जो थी 131 किलोमीटर्स लॉन्ग थी, और इससे यह साबित होने वाला था कि कौन सी कंपनी इन 200 में से बेस्ट है बाइक मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से। Our motorcycle's image is first of all sportiness and also good handling. So it comes from the motorcycle race experience. 1959 के माउंट ओसामा रेस में सुजुकी के टोटल 5 बाइक्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें से कोलिडा शामिल था, और सुजुकी के 4 बाइक्स रास्ते में टूट गए थे, और 5वां बाइक जो कोलिडा था वो सबसे फास्टेस्ट करार दिया गया था। सच तो यह है कि इस टूर्नामेंट को किसी भी कंपनी के बाइक ने नहीं जीता, लेकिन इनमें से सबसे फास्टेस्ट बाइक जो थी वो सुजुकी करार दी गई थी, जिसकी सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी वीडियो और यह वीडियो सीरीज़ की ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूँगा इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।